हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। तो इसमें देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हमारा क्या क्या प्रेजेंट है। तो डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि ये टेबल है तो इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स याद रखने हैं, जैसे कि हमारा इसके अंदर हमारी वेरियस सीरीज़ आती है। 3D सीरीज़ हो गया, 4D सीरीज़ हो गया, 5D सीरीज़ हो गया और 60 सीरीज़ हो गया, ठीक है। तो वेरियस सीरीज़ हमारी डी ब्लॉक के अंदर आ रही होती हैं। अब ये जो हमारी टेबल के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे स्कैंडियम से जिंक तक हो गया, ये ट्रीमियम से कैडमियम तक हो गया और लैंथिनम से मरकरी तक हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि जो हमारे लैंथिनियम हैं और हमारी HF तक यानी 57 से 72 तक हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे इस टेबल में मेंशन नहीं है, यानी कि हमारे 3D टेबल के अंदर मेंशन नहीं है। अब ये जो हमारे एलिमेंट्स मेंशन नहीं है ये हमारे आते हैं बेसिकली लेंथनाइट्स के अंदर, यानी कि 58 से 71 तक। 58 पे आता है हमारा सीरियम और 71 पे आता है हमारा ल्यूटेशियम, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे लेंथनाइट्स के अंदर आते हैं। और लेंथनाइट्स हमारे कैसे एलिमेंट हैं? लेंथनाइट्स हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो एक एक करके बात करेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। अभी तक आपको ये ध्यान रखना है कि 58 से 71 ये हमारे लेंथनाइट्स कहे जाते हैं और ये हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो हमारे 4f ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहे होते हैं, ठीक। ऑल्सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन दी 89 टू दी 104 एलिमेंट नंबर, ठीक है। तो 90 हमारा स्टार्ट होता है थ्योरियम से और 103 पे है हमारा लॉरेंशियम, ठीक है। तो ये हमारे एक्ट करते हैं एज दी एक्टेनाइट्स, ठीक है। और ये थी रिगार्डिंग हमारी 3D टेबल यानी 3D ऑर्बिटल टेबल। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमारी दो टर्म आती हैं, लेंथनाइट्स और एक्टेनाइट्स। लेंथनाइट्स के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं हमारे 4f के अंदर और एक्टेनाइट्स आती है हमारी 90 से 103 में। ये यहाँ पे हमारी इस टेबल के अंदर यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 58 से 71 तक के एलिमेंट मेंशन नहीं होते, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जितने भी हमारे ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा n-1 D1 to 10 NS 1 से 2, ठीक है। तो ये आप जानते हैं S होती है हमारी S ऑर्बिटल, D होती है हमारी D ऑर्बिटल, ठीक है। और एक्टिनाइट्स के लिए हम एक और ऑर्बिटल यूज़ करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए D और S की ऑर्बिटल को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कि डी ब्लॉक के अंदर जितने भी हमारे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स वो सारे के सारे हमारे मेटल होते हैं। ऑल मेटल्स रेफर टू एज दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेदर इट इज़ दी Cu, Ag और Au। तो Cu, Ag, Au को हम कोइनेज मेटल्स भी कहते हैं। अब कोइनेज मेटल्स क्या होते हैं? कोइनेज मेटल्स हमारे वो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर हमारी डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है और मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हो रही होती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट की। ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े थे हमने रिगार्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़े थे लेंथनाइट्स। लेंथनाइट हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो अब बात आती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर हमारी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, यानी कि आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली डी ऑर्बिटल के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट वो हो जाएंगे जो कि हमारे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है। हमारे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल कौन से हो जाएंगे? यानी कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे डी ऑर्बिटल के अंदर एलिमेंट आएंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन आएंगी वो सारी की सारी हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आ रही होगी, ठीक है।
ये था रिगार्डिंग हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कि हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जिंक का एग्जांपल लिया है। जिंक का हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। अब ये इसको हम बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है जिंक की, यदि हम यहाँ पे +2 ले लें, ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऑक्सीडाइज करा दें और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो जाए, तो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे जिंक से, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकलेंगे तो हमारी फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d10, ठीक है। और 4s के अंदर हमारे 0 यानी कि 4s हमारी वैकेंट हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा रेफर्ड करेगा एज दी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा ये क्यों नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, यानी इसके अंदर हमारी वैकेंट नहीं है। जब हमारा बेसिकली जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 था, तब भी हमारी डी की ऑर्बिटल होगी या फिर हमारी एस की ऑर्बिटल होगी, वो हमारी फुली फिल्ड थी, ठीक है। अब जब हमारा जिंक के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है तो इसके अंदर हमारी 3d10 की हमारी फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, लेकिन s की वैकेंट है। s की वैकेंट भी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे अनपेयर्ड नहीं है, वो हमारे है ही नहीं। यहाँ पे हम कह सकते हैं s के अंदर जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट ही नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज दी not transition element. Various other example of the non transition element are given as the zinc, cadmium and the mercury, ठीक है। So these are also the other examples of the non transition element. तो non transition element कौन से होते हैं आप समझ गए। non transition element वो होते हैं जिनके अंदर जो है d ऑर्बिटल या तो होती नहीं है या फिर हमारी फुली फिल्ड होती है, या तो d के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 आ रहा होगा या फिर d के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा d10 आएगा, ठीक है। उनको हम कंसिडर करेंगे एज दी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की डी ब्लॉक की। तो सबसे पहले आती है साइज। तो साइज आप जानते हैं अलोंग द पीरियड हमारा साइज बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कंसिडर्ड किया है डी ब्लॉक के अंदर स्कैंडियम, टिटेनियम, वेरियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरियस एलिमेंट्स कंसिडर्ड किए हैं डी ब्लॉक के। अब इसकी साइज को चेक करने के लिए वैसे तो अलोंग द पीरियड हमारा साइज डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप साइज हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा साइज बढ़ेगा। जैसे आप कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल हेलोजन का। तो हेलोजन में सबसे पहले क्या आता है, फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडाइन, ठीक है। तो अलोंग डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा साइज बढ़ रहा होता है और अलोंग द पीरियड हमारा जाने पे साइज डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे हमने वेरियस एक फैक्टर और कंसिडर किया है कि जैसे हमारा पहले तो साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है, फिर साइज की वैल्यू इक्वल हो रही है और फिर साइज हमारा फाइनली इंक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड जाने पे। अब वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर फैक्टर आता है दैट इज़ दी जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि पहले हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा होगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, और फाइनली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब हमारा आपस में डोमिनेट हो जाएगा तब हमारे जो है बेसिकली साइज जो है कॉपर और जिंक का, यहाँ पे जिंक का साइज बड़ा आ जाएगा कॉपर से। ये क्यों आता है, ये हमने पढ़ा था बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है हमारा, जब हम भी एटॉमिक रेडियस लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यदि हम आर की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तब हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है और ये हमारा काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसको अभी डी ब्लॉक के अंदर हम इतना ही समझेंगे कि अलोंग द पीरियड जाने पे हमारा साइज वैसे डिक्रीज करता है, लेकिन पर्टिकुलर केसेस के लिए जो हमारी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसके अंदर पहले साइज हमारा डिक्रीज करता है, फिर इक्वल होता है और फाइनली हमारा इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, क्योंकि तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली नोट्स इसलिए समझा रहा हूँ आईओसी को पढ़ने का तरीका भी यही है, आपको जो है नोट्स बना के उसी में से पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि आप एनसीईआरटी में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो उसके अंदर वेरियस टर्म्स दे रखे हैं और वेरियस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारा डी ब्लॉक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है जेड इफेक्टिव। और अदर एग्जांपल ले ले तो हम लेते हैं जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमारा बेसिकली बेस पे लिया गया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हमारी इंक्रीज हो रही होंगी तो हमारा बेसिकली आयनाइजेशन
आयनाइजेशन, इनके एनर्जी की वैल्यू देखते हैं हम, अलोंग द पीरियड क्या होगी, डाउन द ग्रुप क्या होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है, जो कि हमारा वास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको जो है आईओसी प्रीफर करनी है केवल और केवल नोट से। ठीक है, एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हो एक बार थोरो रीडिंग करने के, लेकिन आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है एनसीईआरटी पे फॉर पर्टिकुलर आईओसी के अंदर। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा क्या आएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा साइज इंक्रीज होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो 4d ऑर्बिटल है और 5d ऑर्बिटल है, इनका साइज जो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है स्कैंडियम, ड्यूटेरियम और लैंथिनियम, तो इनका साइज बता देते हैं हम डाउन द ग्रुप जाने पे। वैसे तो साइज इंक्रीज करता है, तो लैंथिनियम का ज़्यादा होगा, फिर वाई का, फिर एस का। ठीक, सो ये था रिगार्डिंग हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर कंसिडर किया हमने साइज पे बेस्ड हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइज पे बेस्ड हमारी दो प्रॉपर्टी आती हैं, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड हमारी जो है साइज डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज हमारा इंक्रीज कर रहा होता है। 4d और 5d ऑर्बिटल की बात कंसिडर कर ले तो इन दोनों का साइज हमारी अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। इसका कॉन्सेप्ट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनाइड टर्म हमने कहाँ पढ़ी थी, लेंथेनाइड हमने पढ़ी थी टर्म जब भी हमारे डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स है वो यदि वेकेंट हो जाते हैं, जैसे कि हमने कंसिडर किया था एग्जांपल 58 से। ठीक है, 58 से था या 53 से था, हाँ ये 58 से। तो 58 से 71 जब भी हमारे एलिमेंट्स कंसिडर्ड नहीं हो पाते हैं डी ब्लॉक के अंदर, तो वो हमारे वर्क कर रहे होते हैं एज दी लेंथेनाइड्स। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो हमारे 4f ऑर्बिटल के अंदर होते हैं और ये वर्क करते हैं एज दी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हमारे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती है, यानी कि डी की ऑर्बिटल जब भी 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन के बीच में फिल्ड होगी वो हमारी कंसिडर्ड हो रही होगी एज दी ट्रांजिशन एलिमेंट। और जब भी डी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन या तो 0 आ जाएगी या फिर 10 आ जाएगी, उसको हम कंसिडर कर रहेंगे एज दी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो है कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो अलोंग द पीरियड जाने पे हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। और डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 5d की ऑर्बिटल हमारी ज़्यादा होगी, देन हमारी 3d की ऑर्बिटल हो रही होगी और देन हमारी 4d की ऑर्बिटल होगी। ठीक है, तो ये हमारे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज़ करती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है डेंसिटी। तो डेंसिटी आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि हम वॉल्यूम की साइज इंक्रीज़ करेंगे, किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम हम बढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेंगे, तब हमारी जो डेंसिटी है वो हमारी डिक्रीजिंग नेचर की आ रहेगी। ठीक है, और मास के प्रोपोर्शनल होती है, यदि हम एटॉमिक मास ज़्यादा कंसिडर करेंगे तो डेंसिटी की वॉल्यूम हमारी इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो डेंसिटी के अंदर हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि डेंसिटी हमारी इंक्रीज़ करती है लेफ़्ट से राइट जाने पे। लेफ़्ट से राइट कैसे मूव करते हैं, लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं हम अलोंग द पीरियड। ठीक है, यदि हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारी डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, निकल और कॉपर के अंदर हमारी सेम डेंसिटी रहती है, ये हमारा एक्सेप्शन है, 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। लोवेस्ट डेंसिटी होती है डी ब्लॉक के अंदर हमारी स्कैंडियम की, और हाईएस्ट डेंसिटी होती है डी ब्लॉक के अंदर ओस्मियम और इरिडियम की। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है डी ब्लॉक के अंदर डेंसिटी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, तो यहाँ पे हमने जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होती है जब भी हम 1 मोल ऑफ सॉलिड ले लें। ठीक है, ये हमारा 1 मोल ऑफ मेटल हैं जो कि सॉलिड के अंदर प्रेजेंट हैं और उसको हम कन्वर्ट करा रहे हूँ 1 मोल ऑफ गैस के अंदर, तब हमको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी जो एनर्जी होती है वो बेस्ड होती है हमारी हीट ऑफ एटोमाइजेशन पे बेस्ड। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस वी रिक्वायर्ड एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल रेफर टू एज द एटोमाइजेशन। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन stronger will be the bonding and then more will be the heat of the atomization। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे
जब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तब जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर एलिमेंट्स के बीच में हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग फॉर्म्ड हो रही होगी, और उसके कारण ही हमारी हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है वो हमारी इंक्रीज़ करेगी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने मेटल कंसिडर्ड किया है, यहाँ पे मेटल के अंदर जानते हैं हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो बेस्ड होता है हमारा n-1 d इलेक्ट्रॉन एंड ns पे बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Cr कंसिडर किया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे D के अंदर हमारे बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 5 तो हमारे D के खाली हैं। और S के अंदर हमारी 1 ऑर्बिटल होती है जिसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 4s1 प्रेजेंट है, यानी कि हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा S ऑर्बिटल के अंदर खाली है। तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हमारे Cr के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली यदि हम बात कर लेते हैं Fe की, जो कि है आयरन, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 3d6 4s2, तो इसके अंदर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कि D के अंदर हमारे कितने ऑर्बिटल आते हैं, तो D के अंदर हमारे बेसिकली ऑर्बिटल होते हैं 5, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। अब यहाँ पे 3d6 प्रेजेंट है, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड हैं, जबकि जो S ऑर्बिटल है वो हमारी फुली फिल्ड है। ठीक है, तो S के अंदर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि S के अंदर भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो वो भी हम कंसिडर कर रहे होते। ठीक है, तो अब इन दोनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे जब भी हम बेसिकली दैट इज़ दी Cr और Fe के अंदर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं हमारे Cr के। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर हमारी जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही होगी वो स्ट्रॉन्गर नेचर की होगी। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर नेचर की होगी तो हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है वो ज़्यादा आ रही होगी हमारी Cr की एज़ कम्पेयर टू दी आयरन। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे वर्क करती है, मेल्टिंग पॉइंट सिमिलरली वर्क करती है कि मेल्टिंग पॉइंट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड। ठीक है, ये ग्राफ की मदद से मैंने समझा रखा है कि Cr के अंदर हमारे बेसिकली ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Cr की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर नेचर की है। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे जो Cr की वैल्यू है वो हमारी हाइयर है, जबकि जो हमारी वाई एक्सिस पे आयरन की वैल्यू है वो हमारी लोअर है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी Cr। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे हमारी और कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे हमारी हीट ऑफ एटमाइजेशन प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है। यदि हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी तो हमारी हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा आ रही होगी। अब हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, मैंने आपसे बात कर लिया। हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है कि हमारी 1 मोल्स ऑफ सॉलिड को हम यदि 1 मोल्स ऑफ गैस में कन्वर्ट कर दें तो जो एनर्जी हमको रिक्वायरमेंट होगी उसको हम रेफर करते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन से। ठीक, अब यहाँ पे जो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा 3d ऑर्बिटल हो गया, 4d ऑर्बिटल हो गया और 5d ऑर्बिटल हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आता है। तो यहाँ पे जैसे कि साइज होता है कि 5d ऑर्बिटल का हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू दी 4d ऑर्बिटल। सिमिलरली 4d ऑर्बिटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू दी 3d ऑर्बिटल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड दी टंगस्टन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं। Cr हमारा 3d ऑर्बिटल का है तो इसका सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और टंगस्टन हमारा 5d ऑर्बिटल का है तो इसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर पर बेस्ड। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो कि डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है। वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर जो डी ब्लॉक के अंदर मोस्ट कॉमन है वो है हमारी +2, यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है वो ज़्यादातर हमको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। फिर भी इसके अलावा जैसे कि हमारे वेरियस एलिमेंट है जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि हमारा स्कैंडियम है, स्कैंडियम
स्कैंडियम हमको बताता है कि ये केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है, जबकि जो टाइटेनियम है वो +2 +3 +4 के अंदर हमारा प्रेजेंट हो सकता है। वेनेडियम हमारा प्रेजेंट होता है +2 +3 +4 +5, ठीक है। +5 के अंदर जो इसका एग्जाम्पल है वेनेडियम का वो है V2O5। सिमिलरली Cr वो हमारा अप टू 6 तक प्रेजेंट रहता है। मैग्नीज हमको जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है इस स्टेबिलिटी को, और जो मैग्नीज है यानी कि Mn है, ये जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कि हमको +2 बताता है, +3 भी देता है, +4 भी देता है, +5 भी देता है, +6 भी देता है और +7 भी शो कर रहा होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। Fe की बात कर लें तो ये अप टू 6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है, और कोबाल्ट हमको अप टू 4 तक, निकल अप टू 3 तक, और कॉपर अप टू 2 तक, और जिंक अप टू +2 तक। जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है +2, ठीक है। अब यहाँ पे जिनसे मैंने सर्कल बनाए हैं इनका मतलब है कि ये इनकी ज़्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हैं जो कि शो करते हैं वेरियस एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारा स्कैंडियम है, ये तो केवल +3 में ही रहता है, तो ये हमारी जो मोस्ट कॉमन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हो जाएगी +3, ठीक है। टाइटेनियम +2 +3 +4 में रहता है, तो इसकी जो मोस्ट लेकिन ज़्यादातर जो ये पाया जाता है वो +4 के अंदर पाया जाता है। वेनेडियम हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज की जो हायर स्टेबिलिटी है वैसे तो +2 +3 और +7 में मोस्ट कॉमन पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म करता है मैग्नीज, वो फॉर्म करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लेते हैं MnF7, ठीक है, या फिर MnCl7। तो MnCl7 तो फॉर्म्ड नहीं हो पाता है क्योंकि Cl का हम जानते हैं कि साइज डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब जब हमारा डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही होंगी वो हमारी इतनी अच्छी तरीके से उनको बॉन्डिंग को फॉर्म कराने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उसके अंदर जो है हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रही होंगी, क्योंकि हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो Mn तो जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारा MnF7 फॉर्म कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा है Cr, तो Cr +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो Cr +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक इन नेचर शो करता है। इसका एग्जाम्पल है Cr2O3, ठीक है। तो ये आप देख लेना, जैसे कि Cr हमारा +3 में एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, मैग्नीज +7 में हमारा मोस्ट कॉमन है, आयरन +2 +3 में रहता है, कोबाल्ट केवल +2 में हमारा मोस्टली कॉमन रहता है, निकल हमारा +2 में मोस्टली कॉमन रहता है, कॉपर हमारा +2 में, और जिंक हमारा फाइनली केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो हो जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब ये मैंने आपसे बता दिया कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था Mn शो करता है हमको +7 प्रॉपर्टी। अब ये क्यों शो करता है, ये जैसे कि हम Mn को फॉर्म्ड करा लेते हैं हेलोजन से, तो हेलोजन का एग्जांपल ये X हमको रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन से, तो MnX7 फॉर्म करेगा। तो फ्लोरीन के साथ जब हम Mn को रिएक्ट कराएंगे तो वो फॉर्म करेगा MnF7। क्लोरीन के साथ ये इतना फॉर्मेशन नहीं कर पाता है क्योंकि क्लोरीन का साइज हमारा यहाँ पे बड़ा आता है, तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग को फॉर्म कराने के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही होती है, ठीक है। दैट्स वाई दी Mn विल नॉट फॉर्म बॉन्ड विद द क्लोरीन, ठीक है। Mn जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ हमारी बेसिकली अच्छी बॉन्डिंग फॉर्म करता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन के अंदर टेंडेंसी होती है सिंगल बॉन्ड की भी और डबल बॉन्ड की भी, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जब हमारा मैग्नीज के साथ फॉर्म्ड होगा तो वो ज़्यादा हमारा हाईली स्टेबल कंपाउंड जनरेट कर रहा होगा, ठीक। अनलाइक पी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो पी ब्लॉक के जैसे कि हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पे। जैसे हमने 3D लिया और 4D ऑर्बिटल लिया और 5D ऑर्बिटल लिया, यहाँ पे लिया हमने क्रोमियम MO एंड दी टंगस्टन, ठीक है। तो क्रोमियम कंपाउंड फॉर्म करता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर CrO4-2, ठीक है। सिमिलरली MoO4-2 और WO4-2। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है
डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करेगा तो हमारी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी हमारी टंगस्टन की, क्योंकि टंगस्टन जो प्रेजेंट है वो हमारा 5D ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। और 5D ऑर्बिटल के अंदर जैसे आप देखेंगे 3D 4D और 5D, तो इनमें सबसे बड़ा जो साइज है वो हमारा 5D ऑर्बिटल का है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करेगा तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी वो हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म हो रही होगी टंगस्टन के अंदर एज़ कम्पेयर टू दी Cr, ठीक। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हमारी बेसिकली Cr की ज़्यादा होती है, फिर मोलिब्डेनम की, फिर देन टंगस्टन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर का फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा, √n × n+2। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है कि मैग्नेटिक नेचर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सब्सटेंस को डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर शो कराने के लिए, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक नेचर कब होगा? डायमैग्नेटिक नेचर हमारा सब्सटेंस का तब होगा जब हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट 0 के इक्वल आ रहा होगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमारे 0 के इक्वल नहीं आते हैं, ठीक। अब ये फिर हमारे कुछ आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड आयंस, ठीक है। तो कलर्ड आयंस के कुछ फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि हमारा ये हम बात कर लेते हैं D0 जो है और D10, यानी कि D0 ऑर्बिटल और D10 और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और नथिंग फिल्ड ऑर्बिटल, इनके अंदर जो ट्रांजिशन है वो हमारा नहीं होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं प्रेजेंट रहेंगे, तो ये हमारे जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो हमारे कलरलेस फॉर्म्ड कर रहे होंगे, ठीक है। इसका जैसे कि एग्जांपल है स्कैंडियम टाइटेनियम। टाइटेनियम +4 के अंदर कलरलेस शो करता है और स्कैंडियम भी हमारा +3 के अंदर कलरलेस शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो D ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली वैकेंट है, ठीक है। स्कैंडियम के अंदर D0 हमारा प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए जो कंपाउंड ये फॉर्म कर रहेगा वो हमारा कलरलेस इन नेचर फॉर्म्ड कर रहा होगा। अब यहाँ पे वेरियस कलर्स गिवन है, जैसे कि टाइटेनियम +3 में हमारा पर्पल कलर शो करता है क्योंकि इसके अंदर एक D ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाती है, यानी कि D1 हमारी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाती है, तो एक कलर शो करेगा, कलर हमारा पर्पल इन नेचर आ रहा होगा। वेनेडियम +4 में ब्लू शो करता है, वेनेडियम +3 में ग्रीन शो करता है और +2 में हमारा वायलेट शो कर रहा होता है, ठीक है। Cr +3 के अंदर ग्रीन शो करता है। आयरन हमारा बेसिकली ग्रीन और येलो दो कलर शो करता है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारा ये बेसिकली ग्रीन कलर शो करता है और +3 के अंदर ये हमारा येलो कलर शो कर रहा होता है। अब ये मैंने आपसे बताया भाई था कि एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, जैसे हम बात कर लेते हैं आयरन की, जिसकी हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका एलिमेंट का होता है नंबर 26, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वहाँ पे हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे एक एलिमेंट जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा होता है। जैसे कि हमारा आयरन जो है +1 भी +2 शो करता है, +3 शो करता है, +4 शो करता है, लेकिन जो हाईली स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म करता है आयरन, वो फॉर्म कर रहा होता है +2 के अंदर और +4 के अंदर, ठीक। तो ये इससे देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि आयरन हमारा +2 भी फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे +3 भी फॉर्म करना है। ये बता रहा है कि आयरन जो है ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर क्या क्या कलरिंग हमारी शो करता है, ठीक है। कोबाल्ट की बात कर ले तो ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पिंक कलर शो करता है, निकल +2 के अंदर ग्रीन, कॉपर +2 के अंदर ब्लू, मैग्नीज +2 के अंदर लाइट पिंक और जिंक हमारा +2 के अंदर अगेन कलरलेस शो करता है। अब ये जिंक +2 के अंदर हमारा कलरलेस कंपाउंड क्यों शो कर रहा है? वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जिंक का जो हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s2। अब यहाँ पे हमने 2 ऑर्बिटल्स किसकी निकाल दी हैं? s ऑर्बिटल की निकाल दी हैं। तो s ऑर्बिटल के अंदर से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। अब हमारी जो D के अंदर हमारी फुली फिल्ड है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं और वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो वो यानी कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं कंसिडर्ड होंगे,
ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं कंसिडर्ड होंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो हमारे कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो खाली हम बात कर लेते हैं जिंक। यदि हम बात कर लेते हैं जिंक, जिसके ऊपर हमारा 0 ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2, तो वो भी एक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, वो भी एक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमारे बेसिकली ना तो डी के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जो कि अनपेयर्ड है, ना ही एस के ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि अनपेयर्ड है। ठीक है, सिमिलरली जिंक +2 के अंदर भी हमारे जो है 3d10 प्रेजेंट है, 4s के 0 हो जाएंगे, तो वो भी हमारा कलरलेस कंपाउंड फॉर्म्ड करेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होता है? तो जब भी हमारे कंपाउंड फॉर्म हो रहे होते हैं तो उनके अंदर वेरियस, जैसे आप जानते हैं कुछ डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट भी नहीं आए तो हमारे वेरियस अदर कंपाउंड आ जाते हैं एज दी इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, सब लेटिस डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, लेटिस फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, ये सारी की सारी टर्म हमारी सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर गिवन है, जहाँ पे बताया जाता है कि हमारे जो भी स्मॉल कंपाउंड्स हैं या फिर हमारी गैसेस जो होती हैं वो जा कर के एक्यूमुलेट हो जाती हैं कंपाउंड के अंदर। वो जब भी हमारी कंपाउंड में जा कर के एक्यूमुलेट होंगी तो वो अब कंपाउंड के साथ उनके भी कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ ट्रेसेस में वो प्रेजेंट हो रही होंगी, उसी को हम रेफर करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन से। ठीक है, सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा ट्रैप्ड इन अ मेटल क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, तो मेटल की क्रिस्टल लेटिस में जब हमारे कुछ स्मॉल कंपाउंड प्रेजेंट हो जाते हैं तब हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये हमारे नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी जो क्रिस्टल की लेटिस है उसको डिस्टॉर्टेड कर देते हैं, ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री यदि डिस्टॉर्टेड होगी तो इनका जो कंपाउंड का जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हमको बनाना है MnF7 बनाना है, लेकिन MnF7 के अंदर हमारे कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट हो गई। ठीक है, सल्फर गैस आ गई या फिर ऑक्सीजन गैस आ गई या फिर हमारे कुछ कंपाउंड आ गए जैसे कि हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, तो वो कुछ हमारे इनके फॉर्मूले को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। तो प्योर मेटल यदि हम फॉर्म्ड करें तो उनसे हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका आ रहा होता है, केमिकली इनर्ट होते हैं और मेटालिक कंडक्टिविटी को ये रिटेन रखने की प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है हमारे, यानी कि कैटालाइटिक प्रॉपर्टी से मतलब है हमारा कैटलिस्ट को यूज़ करना। और कैटलिस्ट हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। कैटालिस्टिक हम किसी भी रिएक्शन के अंदर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है रिएक्शन की ओवरऑल फिजिबिलिटी जो है, रिएक्शन को जो है हम फास्ट तरीके से कंप्लीट करा रहे हों, दैट्स वाई वी यूज़ दी कैटलिस्ट। ठीक है, इसलिए हम कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है आयरन इन हैबर्स प्रोसेस, निकल इन हाइड्रोजनेशन, वेनेडियम ऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो अब ये जहाँ पे बताया गया है कि यदि हम आयरन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वो हमारा एक्ट करेगा एज दी कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड माइनस आयन बाय दी H2O8। तो यहाँ पे हमने आयोडीन की रिएक्शन करवाई H2O8 के साथ। H2O8 जो है हमारा वर्क करेगा यहाँ पे एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेंगे Fe+3 आयन। ठीक है, ये हमारे वर्क करेंगे कैटलिस्ट, यानी कि ये हमारी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करेंगे। फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा I2 + 2SO4 -। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है आप जानते हैं, रिएक्शन हमारी बेसिकली एनोड पे होती है, कैथोड पे होती है। तो सिमिलरली वो यहाँ पे लिखा है हमने, पहले ऑक्सीडेशन होता है यानी कि रिडक्शन होता है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो हम कह सकते हैं बेसिकली क्या हो रहा होगा, गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होंगे, और रिडक्शन होगा तो हमारा लूसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 2 आयन है, Fe+3 ले लिया, रिएक्शन फॉर्म होगी
और I2 प्लस Fe+2 बना रहा होगा। सिमिलरली जो S2O8 है उसके साथ हमने रिएक्टेंट करा दिया Fe+2 का, तो हमारे 2SO4 2- आयन प्लस Fe+3 आयन फॉर्म हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट लिया Fe+3, ठीक है, तो जिसका हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं क्या हुआ, +3 से वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा रहा है, यानी कि हमारा जो कैटलिस्ट है उसका क्या हो रहा है, फाइनली रिएक्शन के अंदर हम कह सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया वो हमारा फाइनल कैटलिस्ट आउट होगा। नेट रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, नेट रिएक्शन आप जानते हैं, नेट रिएक्शन मैंने लिखना सिखाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लेते हैं बेसिकली रिएक्टेंट्स के मोल्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रेजेंट है 2I- के, S2O8-2 आएगा। यहाँ पे नेट रिएक्शन जो बनेगी वो हमारी बन जाएगी 2I-, ठीक है, प्लस S2O8-2 गिव्स दी। अब आयरन्स के मोल्स तो हमारे फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, आयरन्स Fe+3 तो हमारा कैटलिस्ट है वो हमारा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। फाइनली हमारा बनेगा 2S2O4-2 प्लस आयोडीन गैस हमारी लिबरेट हो रही होगी। ठीक है, तो ये ऐसे हम नेट रिएक्शन को लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, तो एलॉय जो है हमारा बेसिकली होमो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है होमो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है एलॉय हमारा कैसे फॉर्म्ड होता है। तो जब भी हम किसी भी दो मेटल्स के अंदर मिक्सचर्स ले लेते हैं, या तो हम बेसिकली कॉपर प्लस जिंक ले लेते हैं, कॉपर प्लस टिन ले लेते हैं, जब भी हम बेसिकली दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और उन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, तब हमारा एलॉय जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कि अंदर आपने देखा भी होगा कि हम गोल्ड के अंदर भी हम जो है कुछ अमाउंट ऑफ ब्रास मिक्स करते हैं। ठीक है, तो कॉपर की हम जो है यूज करते हैं गोल्ड के अंदर, Ag के अंदर हम कुछ पार्टिकल्स कॉपर्स के यूज करते हैं, तो वो हमारा एलॉय फॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ब्रास होता है, ब्रास हमारा यूज किया जाता है मिक्सचर ऑफ द कॉपर प्लस जिंक। और ब्रॉन्ज आप जानते हैं, ब्रॉन्ज जो है हमारा एलॉय होता है किस का, कॉपर प्लस टिन का, यानी यहाँ पे टिन के हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे और कॉपर के हमारे कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। जब भी आपस में मिक्सड अप हो रहे होंगे तब ये हमारा ब्रॉन्ज फॉर्मेशन करा रहे होंगे। सिमिलरली हमारा होता है गन मेटल। ठीक है, तो गन मेटल हमारा मिक्सचर होता है 3 एलिमेंट्स का, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक एंड फाइनली दी जर्मन सिल्वर। ये होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ठीक है, तो एलॉय क्या होते हैं, एलॉय आप समझ गए, एलॉय हमारे जो है कंपाउंड्स होते हैं, वेरियस कंपाउंड उनके मिक्सचर से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रिपरेशन ऑफ डी ब्लॉक के अंदर कि KMnO4 को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये NCERT के अंदर भी गिवन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमारा KMnO4 कैसे फॉर्म्ड होता है, तो KMnO4 को प्रिपेयर कराने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला है एक तो लैब मेथड, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा वाइड रेंज में इतना इसके एप्लीकेबल नहीं है, या फिर हम वाइडली स्कोप इसको इतना यूज नहीं कर सकते, लैब मेथड। और नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल मेथड, जिसको हम वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैब मेथड के अंदर जो रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा Mn यानी कि मैंगनीज जो है वो हमारा रिएक्टेंट कराते हैं हम S2O8 के साथ प्लस वाटर के साथ। S2O8 हमारा एक्ट करता है एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो फाइनली हमारा अब यहाँ पे MnO4 बनता है प्लस S2O4 गैस रिलीज होती है। अब Mn हमारा +2 से +7 में जाता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा मैंगनीज +7 में जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ। और जिसका भी हमारा गेनिंग होगा उसको हम रेफर करेंगे एज दी, वो हमारी पहले तो जाएगी, उसका होगा ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा होगा ऑक्सीडेशन और जाएगा हमारा एनोड पे। ठीक है, कमर्शियल मेथड जिसके अंदर हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं वो हम ड्राइव करते हैं पायरोलुसाइट ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने MnO2 लिया, KOH सॉल्यूशन लिया, इसको फ्यूज़ कराया KNO3 के साथ, तो फाइनली हमारा K2MnO4 फॉर्म्ड हुआ। Mn हमारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेरियस 2 रिएक्शन, एक तो होती है हमारी मेथड
कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड मीडियम के साथ मिक्सअप करा देते हैं, तब जो हमारी रिएक्शन फॉर्म्ड होती है उसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हमारे KMnO4 + MnO। ये जो रिएक्शन है ये हमारी रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कराने के लिए। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये हमारी रिएक्शन जो है आपने पढ़ी होंगी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। हमारी जो बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये हम रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जो हमारे एलिमेंट हैं उसको डिस्प्रपोर्शनेट करा देते हैं। और भी जैसे एक रिएक्शन है हमारी, जैसे कि आप P ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पे हम फॉर्म्ड करते हैं बेसिकली H3PO4 एस दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसकी हम यानी कैसे फॉर्म्ड कराते हैं उसको हम फॉर्म्ड कराते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन लेते हैं और उसको प्रोपोर्शनेट करा देते हैं PO3 के साथ, तब हमारी जो है H3PO4 फॉर्म्ड हो रही होती है। और ये हमारी एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है जो कि हमारी P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर गिवन है, ठीक है, चैप्टर में, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम इंडस्ट्रियल मेथड में यूज़ करते हैं वो हम MnO2 K2MnO4 फॉर्म्ड करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेना चाहते हैं हम, ठीक है। +2 से जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको +7 में कन्वर्ट करते हैं लैब मेथड में, और कमर्शियल मेथड के अंदर +4 से हमको चाहते हैं +7 में। तो +7 में लाने के लिए मैग्नीज को हम यूज़ करते हैं ओजोन का, ठीक है, या फिर हम यूज़ करते हैं क्लोरीन गैस का, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराने में या फिर ओजोन कराने के साथ रिएक्शन कराने में हमारा Mn +7 स्टेट के ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाता है। और मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जब भी हमारा Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाता है ये हमारा क्या जनरेट करता है, ये हमारा जो भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड करता है वो हमारा हाईली स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर रहा होता है, ठीक है। ये मैंने आपसे बताया भी था, जैसे कि हम ये Mn हेलोजन के साथ जो रिएक्शन कराता है वो हमारा लेस स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा MnF7 प्रोडक्ट हो गया वो हमारा लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू दी MnO4 प्रोडक्ट, बिकॉज ऑक्सीजन जो जब भी हमारा मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे डबल बॉन्ड बनाएगा। और आप जानते हैं डबल बॉन्ड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू दी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमारे इजीली ब्रेकेबल होते हैं और डबल बॉन्ड हमारे डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं KMnO4 वो हमारा हाईली स्टेबल आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स Mn के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक। अब जो आपको ध्यान रखनी है बात वो ये है कि MnO4-2 जो है इसको जब भी हम एसिड मीडियम में डाल देते हैं तो MnO2 बनता है और MnO4- बनता है, ठीक है। तो एक मिलती है हमको MnO2 के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है और मैंगनीज की वो मिलती है +4 की, और MnO4- के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो मिलती है Mn +7 की, ठीक है। +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की वो है हमारी हाईली स्टेबल, ठीक है। अब MnO4 जो है O4- इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, पहली कराते हैं एसिड मीडियम में, फिर कराते हैं न्यूट्रल मीडियम में और फिर कराते हैं हम बेस मीडियम में। तो एसिड मीडियम के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, बेस मीडियम न्यूट्रल मीडियम में ये शो करता है हमारी +4, और बेस मीडियम में जब हम OH- आयन ले लेते हैं तब ये जो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो शो करता है MnO4-2, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है प्रिपरेशन ऑफ दी KMnO4 से रिलेटेड। फिर आती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे कि हमारी पहली है हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड प्रॉपर्टी। तो यदि KMnO4 को हीट करते हैं तो K2MnO4 बनता है, MnO2+ बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पे आपको जो बात ध्यान रखने की वो ये है कि कौन सी, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी गैस हमारी रिलीज होती है इन दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ दी व्हाइल प्रिपेयरिंग दी KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 को प्रिपरेशन में हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हमारी बेसिकली ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज हो रही होती है। और यही आपको ध्यान रखनी है, आपको जो है पूरी रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी कौन सी गैस रिलीज़ होती है। फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप जानते हैं, जैसे कि हमारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गए, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है,
ये हमारा बेसिकली sp3 कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमारे, एक बॉन्डिंग हमारी s की और 3 जो है हमारे बेसिकली p के बॉन्ड हमारे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा sp3 है और जो टेट्राहाइड्रल होता है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। तो Mn4 जो है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री फॉर्म्ड करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ केमिकल रिएक्शन गिवन है, जैसे कि हमारी एसिडिक मीडियम में क्या क्या फॉर्म्ड करती हैं। तो एसिड C2O4 के साथ MnO4 के अंदर हम जब एसिड मीडियम ले लेते तो Mn+2 बनाता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। H2O के साथ हमारा Mn4 जब हम एसिड मीडियम में डाल देते तो सल्फर गैस रिलीज होती है। NO2 के साथ जो है Mn4 डाल देते तो NO3- बनता है। आयोडीन के साथ ये हमारा I2 फॉर्म करता है MnO4 जब हम एसिड मीडियम में ले रहे होते हैं, ठीक है। H2O2 के साथ MnO4 के साथ रिएक्ट कराने पे हमारी गैस जो रिलीज होती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब फिर कुछ हमारी, ये तो था रिगार्डिंग हमारा एसिडिक मीडियम। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे आयोडीन के साथ जब हम KMnO4 ले लेते तो IO3- बनता है और H2O3-2 के साथ KMnO4 लेने पे हमारा सल्फेट आयन बन रहे होते हैं, ठीक है। ये थी रिगार्डिंग हमारी प्रिपरेशन ऑफ दी KMnO4। तो KMnO4 आप समझ गए, KMnO4 को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। KMnO4 को प्रिपेयर कराने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला है लैब मेथड और सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम पायरोसाइट ओर का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर हमारी टेट्राहाइड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और बात कर लेते हैं हमारी हीटिंग इफेक्ट के अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है। तो हीटिंग इफेक्ट के अंदर हमारी बेसिकली ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होती है KMnO4 की प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है K2Cr2O7, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हम क्रोमाइट आयोर का यूज़ करते हैं, यानी कि FeCr2O4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। FeCr2O4 को जो है बेसिक साल्ट से रिएक्ट करा देते हैं, ऑक्सीजन की मदद से इसको हीट करा रहे होते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म्ड होता है वो होता है Na2CrO4। Cr अब हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। प्लस हमारे कुछ Fe2O3 के आयंस भी फॉर्म्ड हो रहे होंगे। इसको अब जो है हम एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। फाइनली ये हमारा Na2Cr2O7 बनाएगा और फाइनली हम यहाँ पे डाल देते हैं KCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है, KCl का। तो फाइनली यहाँ से हमारा सोडियम हमारा यहाँ से हट जाएगा और K की वैल्यू आ जाएगी। K है हमारा पोटेशियम, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा K2Cr2O7 जो कि हमारा ऑरेंज रेड क्रिस्टल फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। ये थी रिगार्डिंग हमारी प्रिपरेशन K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 की प्रिपरेशन जो हम कराते हैं क्रोमाइट ओर की मदद से, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं हमारे ऑरेंज रेड क्रिस्टल के, ठीक। अब देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी रिएक्शन हमारी इन्वॉल्व होती हैं K2Cr2O7 के अंदर। तो एसिडिक मीडियम के अंदर हम देख लेते हैं, जैसे Cr2O4 लेते हैं, इसको डाल देते हैं K2Cr2O7 के अंदर। तो हमारी जो गैस लिबरेट होती है वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। S2 के अंदर हमारी सल्फर गैस लिबरेट होती है और आयोडीन के अंदर I- के अंदर हमारे आयोडीन्स के आयन फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। Cr2O7 की रिएक्शन हम एसिड मीडियम में कराने से हमारे क्रोमियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्रोमियम आयंस लिबरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग प्लेस द रिएक्शन ऑफ द डाइक्रोमेट इन द एसिड मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने CrO4-2 लिया, इसकी रिएक्शन कराई, ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी हम CrO4-2 की रिएक्शन एसिड मीडियम में कराएंगे तो वो हमारी डाइक्रोमेट आयन फॉर्म्ड करेगी, ठीक है। और जब हम डाइक्रोमेट की रिएक्शन बेस सॉल्ट के अंदर करा देंगे, बेस मीडियम ले लेंगे, तब हमारे CrO4- जनरेट होगा। CrO4 हमारा येलो इन नेचर होता है, येलो कंपाउंड होता है, और डाइक्रोमेट आयन जो है हमारे बेसिकली ऑरेंज कलर के हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा Cr2O7 है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के हमारे 7 प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7, और Cr हमारे 2 हैं
ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऑक्सीजन हमारे शो कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो वो हमारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सिमिलरली इसकी जो लिंकेज है वो हमारी ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फाइनली अब बात आ जाती है हमारी लास्ट टॉपिक की, जो कि बेस्ड है हमारी एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो डी ब्लॉक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। डी ब्लॉक के अंदर केवल हमारे जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक। और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ करते हैं। तो वेरियस एलिमेंट जो हैं डी ब्लॉक के अंदर वो काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो हाईली स्टेबल रहते हैं कुछ पर्टिकुलर इस ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मैंगनीज़ की। मैंगनीज़ की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंगनीज़ के आप जानते हैं मैंगनीज़ जो है हमारा हाईली स्टेबल होता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करा रहा होता है, ठीक है। हेलोजन के साथ ये हमारा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है MnF7 के अंदर, लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं होता। और क्लोरीन के साथ तो ये हमारा कंपाउंड फॉर्म ही नहीं कर पाता, क्योंकि क्लोरीन का साइज हमारा बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा तो एनर्जी हमको ज़्यादा रिक्वायर्ड देनी पड़ेगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक हमारा थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पे हमारी 2 सीरीज प्रेजेंट रहती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। लेंथेनाइड जो सीरीज है इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी शो होती है +3 की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ रिएक्शन ध्यान रखनी है एफ ब्लॉक के अंदर। ये हमारा लेंथेनाइड है, लेंथेनियम है, ये हमारा एसिड के साथ फॉर्म्ड करता है हाइड्रोजन गैस। हेलोजन के साथ फॉर्म्ड करता है कंपाउंड LnX3, और कार्बन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा होता है LnC2, और नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो होता है LnN, और वाटर के साथ जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड OHO3 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, यानी हाइड्रोजन गैस ये रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक। अब आपको कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं एफ ब्लॉक के अंदर। जैसे हमारे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो कि हमारी एक्टिनाइड सीरीज़ के अंदर आता है। और ये मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, एक्टिनाइड सीरीज़ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे वो हमारे f ऑर्बिटल के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। तो f ऑर्बिटल के अंदर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है। और जो 3D ऑर्बिटल हैं, जैसे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि लेंथेनाइड सीरीज़ होती हैं, वो आपको तो ध्यान रखनी है ही, ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि हमारा गैडेलियम है, तो गैडेलियम की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ Ln डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू द डिक्रीज इन साइज़। तो एलोंग द पीरियड जाने पे हम जानते हैं जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि जो बेसिसिटी है वो भी हमारी Ln की डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा साइज इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हार्डनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो हार्डनेस है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर की। और हार्डनेस का कॉन्सेप्ट हमने एक जगह और पढ़ा था, ठीक है। हार्डनेस का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था आपको याद होगा, तो जब हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ किसकी, एलॉय की, ठीक है। जब भी हम एलॉय की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि वो हमारे स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, और हार्डनेस शो करते हैं। हार्डनेस शो करते हैं यानी कि प्योर मेटल से जो भी कंपाउंड हमारा फॉर्म्ड होता है, और फाइनली जो हमारा प्योर मेटल के अलावा जो हमारा कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा होता है उसकी जो हार्डनेस है वो हमारी ज़्यादा आती है, ठीक है। वो क्यों ज़्यादा आती है, सॉरी एलॉय के अंदर नहीं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर, क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर हमारी जो HCN है यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे प्रेजेंट हो जाते हैं। ये जब इनके मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाते हैं तब हमारी जो हार्डनेस है वो हमारी इंक्रीज़ कर जाती है। हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा वेरियस अदर गैसेस भी हैं जिसके कारण हमारी इंक्रीज़ कर रही होती है हार्डनेस। वो जैसे हम ले लेते हैं सल्फ़र गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है।
तो ये हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है ये हमने बेसिकली आप देखेंगे तो सॉलिड स्टेट के अंदर भी आता है कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमारी जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की वजह से हमारी नॉन स्टाइकोमेट्रिक हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमारी जो ज्योमेट्री है एक पर्टिकुलर कंपाउंड की वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है ज्योमेट्री, ठीक है। और फार्मूला भी हमारा जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। फार्मूला भी हमारा डिफरेंट फार्मूला फॉर्म्ड हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द हार्डनेस। नेक्स्ट है हमारा एलॉय ऑफ द एन आर कॉल्ड मिक्स मेटल, ठीक है। तो एलॉय जो है, एलॉय क्या होते हैं? एलॉय होते हैं हमारे मिक्सचर। ये जब भी हम एलन के साथ कोई अदर वेरियस मेटल का या अदर एलिमेंट का मिक्सचर ले लेते हैं तो वो मिक्स मेटल फॉर्म्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इतना ही था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो ये आपको जो ध्यान रखना है डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट में, वो आपको ध्यान रखना है कि हमारी वेरियस प्रॉपर्टीज़ यूज्ड होती हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे कि साइज है, साइज हमारा डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज़ करता है, अलोंग द पीरियड हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है, अलोंग द पीरियड जाने पे इंक्रीज़ करती है। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन एंड द मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हम देख रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो हमारी बॉन्डिंग हमारी ज़्यादा फॉर्म्ड हो रही होगी, बॉन्डिंग ज़्यादा फॉर्म्ड होगी तो हीट ऑफ एटमाइजेशन भी हमारी ज़्यादा निकल करके आ रही होगी, ठीक है। सिमिलरली वर्क करता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। In next video we will cover the next chapter of chemistry. Till then, keep learning.